हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। दरअसल जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार को 1 साल पूरा हो गया। इस दौरान कई उतार चढ़ाव सरकार ने देखे और क्या कुछ उतार चढ़ाव इस दौरान देखे गए वो आपको पहले इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं और फिर इसी मुद्दे पर हमारे गेस्ट के साथ चर्चा भी करेंगे। मनोहर सरकार पार्ट 2 का आज 1 साल पूरा हो गया। इस दौरान गठबंधन सरकार की गाड़ी तमाम दिक्कतों और विपक्ष के रोड़े अटकाने के बावजूद भी पटरी पर दिखी। गठबंधन सरकार का पहला साल राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों से भरा रहा। 1 साल के कार्यकाल में सरकार के 7 महीने कोरोना का मुकाबला करने में बीत गए। बाकी बचे 5 माह में उपलब्धि पर कोई बड़ा काम नहीं हो पाया, लेकिन सरकार ने पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को इसी साल काबू करने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान कुछ अहम फैसले भी सरकार ने लिए हैं। आइए एक नजर डालते हैं 1 साल में लिए गए प्रदेश सरकार के अहम फैसलों पर। हरियाणा के युवाओं को यहां की फैक्ट्रियों में 75% रोजगार की गारंटी। पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को 50% आरक्षण। जमीनों की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार। 1 लाख नई सरकारी नौकरियां देने का निर्णय। बाहरी कंपनियों को फैक्ट्रियां लगाने के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया। सोनीपत पलवल रेल कॉरिडोर को मंजूरी। अच्छा काम करने वाली 100 महिला जनप्रतिनिधियों को स्कूटी। कोविड के चलते मंत्रियों की स्वैच्छिक गारंटी में कटौती। प्रदेश में 1000 प्ले स्कूल और अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोलने की घोषणा। SY नहर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी। ये तमाम वो फैसले हैं जिस पर सरकार ने पिछले 1 साल में निर्णय लिए हैं। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने सरकार पर कई घोटालों के आरोप भी लगाए, तो वहीं बीजेपी जेजेपी की राजनीतिक दोस्ती को लेकर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में साल भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। विपक्ष ने जेजेपी के बीजेपी के साथ जाने के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए, तो वहीं 1 साल के कार्यकाल में प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जमकर मनमानी की। अधिकतर सांसदों और विधायकों ने अधिकारियों पर उनकी बात नहीं सुनने के आरोप जड़े। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को इस पर कड़ा संज्ञान लेना पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से हुए IPS अधिकारियों के तबादलों पर विज की आपत्ति का मुद्दा भी छाया रहा। हालांकि सीएम ने बाद में विज को मना लिया और ये मुद्दा हल हो गया। इसी तरह से CID के मुद्दे पर भी खूब चर्चा हुई। अंत में ये विवाद सीएम ने अपने पास ही रखा। ये विवाद खत्म होते ही देश में कोविड का कहर शुरू हो गया। गठबंधन सरकार को अपने 1 साल के कार्यकाल में 7 महीने कोविड से जूझते हुए हो गए। अच्छी बात यह है कि हरियाणा में कोविड के प्रसार पर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते अनिल विज ने लगातार बैठकें की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पल पल का अपडेट लेते रहे। यही वजह है कि प्रदेश सरकार कोरोना को काबू करने में करीब करीब सफल रही। वहीं इस साल के दौरान कृषि कानूनों का मुद्दा भी खूब छाया रहा। कृषि कानूनों को लेकर जहां विपक्ष सरकार को निशाना बनाती रही, तो वहीं राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर किसानों के भ्रम दूर करने के भी प्रयास किए। कुल मिलाकर उठापटक के बीच मनोहर सरकार ने दूसरी पारी में 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन अब उम्मीद है कि दूसरे साल में मनोहर सरकार की रफ्तार पहले से और ज्यादा तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से जो सरकार का 1 साल का कार्यकाल था वो उतार चढ़ाव भरा रहा। बहरहाल आज सीएम मनोहर लाल हिसार पहुंचेंगे और हिसार में क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि वहां से कई परियोजनाओं की सौगात जो है सीएम प्रदेशवासियों को देंगे, इसी का जायजा लिया है और वहां मौके पर खुद मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनूप कुंडू। चलिए आपको सीधे पहले वहीं ले चलते हैं और अनूप कुंडू से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि अनूप कुंडू, किस तरह की जो है तैयारियां वहां पे की जा रही हैं। अनूप, क्या सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अनूप, किस तरह की तैयारियां जो है सीएम मनोहर लाल के आवागमन से पहले हिसार में की जा रही हैं?
देखिए संदीप जी, मुख्यमंत्री किसी वक्त भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। 11 बजे का समय दिया गया था तो वो समय पूरा हो चुका है और किसी समय भी मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर सबसे पहले भूमि पूजन किया जाएगा। हिसार का जो एयरपोर्ट है उसका द्वितीय जो फेस है, सेकंड फेस है, उसका यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उनके साथ है। हरदीप सिंह पुरी जो उड्डयन मंत्री है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री है, वो यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार से कोरोना काल के एक लंबे समय के बाद ये पहला कार्यक्रम हम कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अलग से पत्थर लगाए गए हैं जहाँ पर 308 परियोजनाओं का, एक सोनीपत जिले को छोड़ करके 308 परियोजनाओं का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री यहाँ से करेंगे। बड़ी पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। स्टेज लगाया गया है। स्टेज के ऊपर मैं अपने दिखाना चाहूंगा कि सिर्फ 9 कुर्सियां मुख्यमंत्री के पास लगाई गई है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री 308 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सोनीपत जिला इसमें नहीं है क्योंकि आदर्श आचार संहिता वहां पर लगी है, उसको देखते हुए सिर्फ सोनीपत को छोड़ करके पूरे हरियाणा के जितने जिले हैं उनकी 308 परियोजनाओं का शुभारंभ आज यहाँ से किया जाएगा। तो अनूप, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसा कुछ अपडेट है कि सीएम कब तक पहुंच सकते हैं वहां पे, और क्या कुछ जो है वहां पे रहेगा, और सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम तमाम जो चल रहे हैं उसके ऊपर जानकारी कुछ? सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। अच्छी तरह से यहाँ पर बैठने की अगर मैं कहूँगा तो देख सकते हैं कि अलग अलग बैरिकेड्स बनाए गए हैं यहाँ पर बैठने के लिए, और उनमें भी कोरोना को देखते हुए एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो सुरक्षा दस्ता है वहां पर यहाँ पर पहुंच चुका है और वो आकर के अपनी जो भी चेकिंग की प्रक्रिया हो वो भी लगभग पूरी कर चुका है। तो किसी वक्त भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जी अनूप, आपसे साथ में ये भी जानना चाहिए कि आपने बताया कि अभी सोनीपत में जो है किसी आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से किसी तरह की वहाँ पे इस जिलों को जो सौगात उसको नहीं दी जाएगी। हालांकि सवाल तो ये भी उठता है कि जिस तरह से बड़ौदा में उपचुनाव होना है तो जो आज जो भी शिलान्यास किए जाएंगे, जो भी तोहफे दिए जाएंगे, उसका कितना असर जो है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पड़ सकता है? देखिए, बड़ौदा उपचुनाव इसलिए सोनीपत के यहाँ पर किसी भी परियोजना का शुभारंभ नहीं है, लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि जो 308 परियोजनाएं पूरे प्रदेश के लिए यहाँ से मुख्यमंत्री लोगों के लिए आज देंगे तो उसके बाद सीधी सी बात है कि वो प्रभाव हो सकता है बड़ौदा चुनाव को प्रभावित करे कि किस प्रकार से प्रदेश में विकास करवाया जा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के एक लंबे अंतराल के बाद इस प्रकार का कार्यक्रम है, क्योंकि सरकार बहुत लंबे समय से परियोजनाएं बना रही थी लेकिन कोरोना काल के कारण किसी भी परियोजना को अमली जामा नहीं पहना गया था। ये पहला कार्यक्रम इस प्रकार का, एक साल जो गठबंधन की सरकार है, जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार का, ये दूसरी पारी का पहला 1 वर्ष पूरा हो रहा है जिसमें इस प्रकार की परियोजनाएं दी जा रही है। जी तो अनूप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ लाइव वरिष्ठ पत्रकार शालिनी यादव भी जुड़ चुकी है। शालिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुक्रिया। शालिनी, आपसे पूछना चाहेंगे कि एक पत्रकार के तौर पर, क्योंकि आज जो है जेजेपी और बीजेपी सरकार के गठबंधन को 1 साल पूरा हो गया है, तो एक पत्रकार के तौर पर आप इस जो पूरे कार्यकाल को है किस तरह से देखती हैं, क्या नजरिया आपका है इसको लेकर? देखिए, जेजेपी और बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यकाल तो पूरा हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये कार्यकाल शुरू हुआ था, क्योंकि इन लोगों की गठबंधन की सरकार जो बनी थी वो उनकी अंडरस्टैंडिंग इलेक्शंस के बाद हुई है। ये पहले उनका कोई समझौता नहीं था, इसलिए हमने देखा कि बहुत टाइम लगा इनको सिर्फ आपस में मिनिस्ट्रीज ही बांटने में, पोर्टफोलियोज बांटने में बहुत वक्त लगा, जिसकी वजह से काफी वक्त जाया हुआ सरकार का। और उसके बाद से जब से आए हैं तो इन्होंने काफी स्कीम्स वगैरह निकाली हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेन मुद्दे रहे हैं इनके अगेंस्ट हमने काफी प्रोटेस्ट देखे हैं। आम जनता में काफी पहले असमंजस की स्थिति थी, उसके बाद अब काफी रोष की स्थिति है। देखिए, आर्थिक मंदी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इस वक्त हरियाणा में। तो ये मुद्दे जो हैं, उसके बाद कोविड की स्थिति हो गई, उसके बाद सब बंद हो गया, लॉकडाउन बंद हो गया, आर्थिक स्थिति और खराब हो गई, ऊपर से कृषि कानून पास कर दिए गए। तो आम जनता में कोई ऐसे मेजर रिफॉर्म्स तो नहीं हुए हैं, कुछ ऐसा नया नहीं है जो सरकार ऐसा लेके आई है जिससे ये कहा जाए कि लोगों की स्थिति बहुत सुधरी है।
लेकिन शालिनी, आज जो है सीएम जो है हिसार जा रहे हैं और वहां से कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। वहां पे भी एयरपोर्ट 2 का जो है उसकी नींव रखी जा रही है। और क्योंकि अगर इसको जोड़ के देखा जाए बड़ौदा उपचुनाव से भी, तो वो भी नजदीक है। तो आप इस पूरे मामले को किस तरह देखती हैं कि जो एक तरफ तो नई नई जो परियोजनाएं दी जा रही है पूरे जिले को साल भर पूरा होने के बाद में, और बड़ौदा में उपचुनाव है, इसका क्या असर, क्या छाप छूटेगी बड़ौदा के लोगों पर? क्या सरकार इस मामले को भी भुना पाएगी? देखिए, बड़ौदा उपचुनाव के आने के बाद सरकार एकदम से काफी एक्शन में आई है। कई तरह की परियोजनाएं अनाउंस कर रही है, बड़ौदा के लिए खुद खासकर कर रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतने साल के लोकतंत्र के बाद लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज का ये जो एक गिमिक होता है, जैसे कहा जाए, एक तरीके से लोगों को लुभावने वादे जो दिए जाते हैं सिर्फ इलेक्शन से पहले, ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है। लोग अब जानते हैं कि परियोजनाएं अनाउंस की जाती हैं, ये लुभाने के लिए किया जाता है। अगर जेन्युइनली सरकार की ये नीति होती या ये मंशा होती, तो ये चीजें सिस्टमैटिक तरीके से पहले अनाउंस कर दी जाती। तो मुझे लगता नहीं कि इस वक्त इस तरह की परियोजनाओं का अनाउंस करना, क्योंकि सरकार इस वक्त बैकफुट पे है। अगर कृषि कानून को लेके अगर उनकी स्थिति इतनी कमजोर नहीं होती, जैसा कि उस दिन जो ओपिनियन सर्वे हुआ था उसमें भी हमने देखा कि कांग्रेस काफी बढ़त से आगे चल रही है और सरकार के पास इनके कृषि मंत्री खुद जाके जब किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान अभी भी कृषि कानून के हित में नहीं है। उनका मत उसकी तरफ नहीं बना है। सरकार के खिलाफ काफी रोष है। पिपली कांड में जिस तरह से इन किसानों के ऊपर डंडे बरसाए गए, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया प्रशासन के द्वारा, उसको लेके जनता में बहुत रोष है। शालिनी, तो इस तरह की चीजें आपने कई मुद्दों पर अभी अपनी बात भी रखी है। सबसे पहले तो आपने यही कहा था कि जिस तरह से जो मंत्रिमंडल का जो बंटवारा हुआ था उसको लेकर भी काफी समय वक्त बर्बाद हुआ। उसके बाद कोरोना काल आया तो लगभग कह सकते हैं 6 से 7 महीने पूरी तरह से ना कुछ काम हुआ, ना कोई परियोजना हुई, ना कुछ लोगों के लिए किया गया। और उसके बाद में जब कुछ हुआ तो कृषि कानून आ गया है और अब फिर सीधे बड़ौदा का उपचुनाव। सरकार को क्या कितना खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है इस दौरान पे? देखिए, सरकार को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही स्थितियां ठीक नहीं थी। जब हम इलेक्शन के लिए गए, जब चुनाव हुए थे हरियाणा में, तभी अनएम्प्लॉयमेंट दर, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा थी यहाँ हरियाणा में। उसके बाद हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब होता चला जा रहा है। और अब उसके ऊपर से आपने कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, आर्थिक मंदी और ज्यादा बड़ी हो गई, लोगों की आर्थिक दिक्कतें ज्यादा बड़ी हो गई, व्यवसायियों के व्यवसाय बंद हो गए। उसके बाद आपने कृषि कानून आप ले आए, तो एक तरीके से जनता के ऊपर तो एक के बाद एक मार ही पड़ती जा रही है। कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा या ये देखना कि एक विजन है इस गवर्नमेंट का, वो नहीं नजर आ पा रहा है लोगों को। तो मुझे लगता है इसका खामियाजा काफी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट होता है। देखिए, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ, पिछले चुनाव में हमने देखा कि इनके कितने मंत्री हैं जिनको वापस चुना ही नहीं गया। वो अपने आप सरकार के ऊपर, सरकार के कामकाज के ऊपर एक टिप्पणी थी, बहुत बड़ी टिप्पणी थी, लोगों का मत था। उसके बाद आपने चीजें सुधारने की बजाय, अपनी गलतियां सुधारने की बजाय, आप कुछ हालात की वजह से और कुछ अपने खुद के कार्यों की वजह से इस तरह के कार्य करते चले गए जिसमें जनता में आपके प्रति विश्वास नहीं बना है। तो इस वक्त इसीलिए सरकार अब फटाफट इस तरह की परियोजनाएं वगैरह जो अनाउंस कर रही है, मुझे नहीं लगता उनका कोई खास असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता है क्या हो रहा है। जब तक आप कृषि कानून के ऊपर, जहां इस वक्त जनता और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति है, तो कृषि कानून के ऊपर जब तक आप सरकार जो है कुछ ऐसे ठोस कदम नहीं उठाती है एमएसपी और मंडी को लेके, जिससे कि किसानों में और आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो, तब तक कितनी भी परियोजनाएं आप अनाउंस कर लीजिए, उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन शालिनी, ये सरकार तो लगातार कहती जा रही है कि जो तीनों कृषि कानून है वो किसानों के हित में होंगे, क्योंकि बीच में से जो है बिचौलिए पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और ये तो एक तरह से इसे अपना मास्टर स्ट्रोक भी बता रही है, क्योंकि जो हमारा प्रदेश है हरियाणा, वो कृषि प्रधान प्रदेश है और उसके लिए किसानों की जो है रीढ़ मजबूत करने का काम इन्होंने किया है। दावे किए जा रहे हैं इस तरह के। देखिए, कृषि कानून के द्वारा अगर किसानों की रीढ़ मजबूत होगी तो उसके लिए काफी कृषि में सुधार की जरूरत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार का एमएसपी को खत्म कर देना या एमएसपी के ऊपर चुप्पी साध लेना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ बढ़ाना, जिसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आएंगे कल को, तो किसान में एक डर है कि कल को हमारी जमीन, कल को हमारी खेती, हमारी जमीन दोनों हथिया ली जाएंगी।
और हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। देखिए, आड़तियों को आपने खत्म कर दिया, आप कह रहे हैं आड़ती मिडलमैन थे, तो आड़ती मंडी जो है ये एक ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक एक व्यवस्था थी जिसमें आड़ती और किसान के बीच में सिर्फ खरीदार और बेचने वाले का संबंध नहीं था, वो एक बहुत इनफॉर्मल रिलेशन भी था, वो एक पारिवारिक संबंध भी थे। जरूरत के वक्त आड़ती किसानों की मदद करते थे। अब आप डायरेक्ट जब एक बड़ा इम्पर्सनल सा सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम लेके आते हैं उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ, कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जाने लगते हैं, तो किसानों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जहां आज एक इंसान, एक व्यक्ति जो गांव में रहता है, जो रूरल व्यवस्था में रहता है और जो अनपढ़ है, जब वो नॉर्मल बैंक्स में जाता है जहां बहुत पढ़ाई लिखाई के काम होते हैं, कागजी काम बहुत होते हैं, वो वैसे ही अपने आप को बहुत मजबूर महसूस करता है, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता है, उसको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। अब आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जाने लगेंगे, आप सारे जो पारंपरिक सिस्टम्स चल रहे थे आप उनको एकदम से खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसानों में या कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी इंसान होगा, उसको यही लगेगा कि ये व्यवस्था मेरी समझ में नहीं आएगी, मेरा इस्तेमाल किया जाएगा, ये मेरे खिलाफ होगी। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो ये सरकार नहीं समझ रही है। शालिनी जी, आप बने रहिए, हम एक ब्रेक लेकर वापस लौटेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और इस पर चर्चा हम आगे भी करते रहे। साथ शालिनी यादव लगातार जुड़ी हुई है और इस बीच बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भाटी साहब, मुबारक हो, आपकी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है आज। जी धन्यवाद भाई साहब। हाँ साहब, तो धन्यवाद तो आपने कर दिया, मुबारकबाद भी ले ली, तो आपसे सवाल तो यही होगा हमारा सबसे पहले कि 1 साल के कार्यकाल में आप क्या गिनाएंगे, क्योंकि आधा कार्यकाल तो आपका कोरोना में चला गया और जो बाकी समय बचा हुआ है वो कृषि कानून को लेकर पूरी तरह से विवाद में है। नहीं देखिए, निश्चित तौर पर ये जो ज्यादा समय रहा वो कोरोना का रहा, लेकिन कोरोना भी अपने आप में देखिए, जहां महामारी थी तो वहां मानव सेवा भी थी और सरकार ने वो सब काम किए जिससे हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता सुखी रह सके, खुशी रह सके। और पूरे समय जो है वो चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हों, डॉक्टर्स की सेवाएं हों, दूसरे स्टाफ की सेवाएं हों, चाहे इक्विपमेंट्स की सेवाएं, वो सब की है। उसके अलावा प्रदेश में जो काम चल रहे थे पहले से, देखिए क्योंकि अब कोरोना काल में एक बात निश्चित थी कि भाई आगे नए काम अभी कुछ समय के लिए रोके जाएंगे, लेकिन जो काम पहले से चल रहे थे उनको उसी गति से आगे बढ़ाया। थोड़ा सा उसमें लगभग 2 महीने का समय जरूर उसमें ठहराव आया था, उसके बाद वो काम लगातार चल रहे हैं और सरकार पूरी तत्परता से, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार, अलायंस की हमारी सरकार है, बिल्कुल निश्चित तौर पर अच्छे काम कर रही है। और मैं इस सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं और आपको भी शुभकामनाएं कि आपने समय समय पर सब चीजों को अच्छे से उठाया है। और मीडिया की भी बड़ी महती भूमिका लोकतंत्र में रहती है, आप भी बधाई के पात्र। भाटी जी, हम तो लगातार मुद्दे उठाते जा रहे हैं, उनमें एक मुद्दा तो कृषि कानून का भी है जिसको लेकर प्रदेश सरकार पर किसान संगठनों का लगातार तंज किया जा रहा है और हालांकि देखे तो इससे सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी है, कह दीजिए कि क्योंकि या तो किसान समझ नहीं पा रहे हैं या आपकी सरकार समझा नहीं पा रही है, जो भी हो फिलहाल, लेकिन जो बिल किसान की रीढ़ मजबूत करने के लिए लाए थे, अब किसानों का कहना है कि वही हमारी रीढ़ को तोड़ने में लगे हैं। देखिए, जहां तक कृषि कानून की बात है, इसमें 3 अलग अलग जो है बिल आए हैं और वो कानून का रूप आज ले लिया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये रही कि चलिए, लोग ये कहते हैं कि भाई किसानों को पहले पूछा नहीं गया, लेकिन एक किसानों की ही मांग पर ये जो कृषि कानून में, मंडी कानून में संशोधन किए गए हैं। उसके अलावा ये जो बावेला है किसान का नहीं है, किसान को अब समझ आ गया है। आज मंडी में आप भरोसा नहीं रखेंगे, मैं अभी भी मंडी में आया हुआ हूँ, मंडी में बैठा हूँ, पूरी खरीद एमएसपी पर चल रही है, धान की खरीद चल रही है। जो धान नहीं खरीदा जाता था वो भी सरकार एमएसपी पर खरीद रही है, और बाजरे की खरीद, मूंग की खरीद, कपास की खरीद, वो सारी मंडी व्यवस्था जो की त्यों चल रही है। हमारे आढ़ती भाइयों की कुछ समस्याएं थी, उनका भी निदान सरकार ने किया है और सारी व्यवस्थाएं हुई। अब किसान को लगने लगा रही, ये लोग तो झूठ बोल रहे थे, जो कांग्रेस के लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए, प्रदेश में कहाँ विरोध हुआ है। वो एक चड़ूनी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी ने आप पार्टी से चुनाव लड़ लिया, अब वो कांग्रेस के जरा दामन थाम के बैठे हुए हैं
और दूसरा कांग्रेस के लोग जो तथाकथित लोग हैं एसी में बैठते हैं और वो अब जो है किसान आके किसान नेता बन रहे हैं, किसान बन रहे हैं और वो जो है बावेला खड़ा कर रहे हैं। इसलिए किसान को दिक्कत नहीं है। और अभी मैं चैलेंज से कहता हूं, ये इस बार हमारी ये खरीद पूरी हो जाने दो। किसान बिल्कुल पूरी तरह से ये समझ चुका है कि ये सब जो प्रचार कांग्रेस कर रही है वो झूठा प्रचार है और ये कृषि कानून तो किसानों के हक में है, किसानों के फायदे के लिए है। देखिए मंडी व्यवस्था ज्यों की त्यों है, एमएसपी ज्यों का त्यों है, केवल किसान को अपना भंडार रखने की, खुद बेचने की, अपना कीमत तय एक जी भाटी जी बने रहिए। आपका रिएक्शन जरूर लूंगा। कांग्रेस से रंजीता मेहता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज 1 साल हो गया है। हालांकि बीजेपी जेजेपी गठबंधन को तो पहला ही साल कहेंगे इसका, ये 1 साल आप किस नजरिए से देखती है, आपका इस पे क्या रिएक्शन है? जीरो में से अगर जीरो निकालें तो इक्वल टू जीरो ही होता है, और जीरो में अगर जीरो डालें तो बराबर फिर जवाब जो है जीरो ही होता है। तो 1 साल के अगर इनके नंबर देने आए तो जीरो में से जीरो नंबर इनके बनते हैं। मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से झूठा गठबंधन बनाकर इन्होंने लोगों को लूटा है और उसके बाद जो एक किसानों के लिए तेहरी मार लेकर जो काले कानून लेकर आए हैं, जिसको भी इनके भाजपा के प्रवक्ता तथाकथित जो कह रहे थे कि किसान तो बड़े खुश हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कौन से किसान है, वो भाजपा के कौन से स्पॉन्सर्ड किसान है, वो आज सड़कों पर दिख क्यों न है? अगर वाकई ही वो किसान है और वाकई ही वो किसानी करते हैं तो आज वो बाकी किसान उनके साथ क्यों नहीं है? आज जिस तरीके से इन्होंने किसानों को लूटने का, मारने का काम किया है और जिनको ये बता रहे हैं कि खुश है, चिंता मत कीजिए, आपके सामने सैंपल बड़ौदा के चुनाव में बहुत जल्दी आने वाला है। आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कैसे होता है, और किसानों को अगर मारेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो भी आपके सामने आ जाएगा। और मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ, जो ये 3 कह रहे हैं कि मंडियों में खरीद हो रही है, आज भी 2 महीने हो चुके हैं, एक भी पेमेंट जो है किसान के अकाउंट में नहीं पहुंची है। उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने कुछ लिफ्टिंग तो कर ली, पर पैसा आज भी उनके अकाउंट में नहीं डला। और मक्की जिसको इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, मेरा विरासत मेरा पानी के अंदर, कि हम 7,000 रुपए इंसेंटिव देंगे, हम इतना एमएसपी देंगे, 800-900 रुपए में रुल रही है मक्की। तो मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने किसान को रुलाया है, आने वाले बड़ौदा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी रोने को तैयार हो जाए। लेकिन रंजीता जी, जिस तरह से चुनाव बीजेपी के लिए टक्कर का है उस तरह से तो आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि लगता नहीं कि कांग्रेस जो है जमीनी स्तर पर इस मामले को देख पाई है। कुछ राहुल गांधी आए थे तो माहौल बना था, उसके बाद तो सिर्फ किसान संगठन ही सड़कों पे दिख रहे हैं। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि राहुल गांधी आए थे किसानों का हाल पूछने के लिए। आज मोदी जी कहाँ है? आज अमित शाह जी कहाँ है? कहाँ है उनकी मन की बातें? जो बड़े बड़े वादे दावे कर आए थे, किसानों की आय दुगनी करने की बात करके आए थे, एमएसपी को सुरक्षित करने की बात करके आए थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात करके आए थे, आज वो लोग कहाँ पर है? आज आप गांव में आकर हाथ तो देखिए। मैं आज भी बड़ौदा की जमीन पर खड़ी हूँ। यहाँ पर किसान और उनकी जो फैमिलीज हैं, जो महिलाएं हैं, आज इतना विरोध है कि आज आम जनता में जाकर नेताओं को वहां पर भाषण देने की जरूरत नहीं है। वहां की आम जनता खड़ी होकर खुद भाषण दे रही है और लोगों को समझा रही है, और इनका काला चिट्ठा और इनके काले चेहरे जो है वो लोगों के सामने आ चुके हैं। जनता जनार्दन को जिस तरीके से इन्होंने दुखी किया है, जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। और जहाँ पे ये कह रहे हैं कि टक्कर का चुनाव है, मैं ये मानती हूँ कि आसपास भी नहीं है भाजपा, एक तरफा चुनाव होगा और कांग्रेस को बहुमत से जिताकर जो है एक आम किसान के नेता को जिनको हमने यहाँ से खड़ा किया है, मेरवाल जी को, उसको जिताकर जो है जनता जनार्दन अपना समर्थन भी देगी, अपना मत भी देगी और भाजपा को जवाब भी देगी। चलिए रंजीता जी और भाटी साहब का दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शालिनी यादव जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी जी, आपका एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगा। आपने दोनों पार्टियों को सुना, एक कह रहा है कि कृषि बिल समर्थन में आया है, पूरी तरह से किसान हितैषी है, दूसरे ने कहा कि किसान विरोधी है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कृषि कानून जो है, अगर वो इतने ही किसानों के हक में होते तो अभी आपके ही चैनल पे सर्वे किया था जिसमें 70% किसान जो हैं उन्होंने कहा कि वो इस कृषि बिल के विरोध में है। दूसरी चीज, अगर इतनी ही आसानी से चीजें ठीक हो जाती, जैसे ये कह रहे हैं जो आड़ती थे उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अभी आप देखिए धान को लेके मंडियों में किसान बैठे हुए हैं, धान का प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है और किसान इतना सफर कर रहा है क्योंकि वो वही कह रहा है कि
जो नई दिक्कतें पैदा हो रही हैं इनके नए कानूनों की वजह से, उसकी वजह से उसे अपनी फसल, उसको ना उसकी फसल बिक रही है, मंडियों में ही नहीं बिक रही है, तो बाहर की तो बात आप छोड़ दीजिए। आड़तियों और जो मिल ओनर्स हैं उनके बीच का जो चैनल है वो टूट गया था। किसान कह रहा है कि हमको कभी भी इससे पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कभी इतनी तकलीफ नहीं हुई है, सरकार के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। और इतने दिक्कत आ रही है उसको धान प्रोक्योरमेंट में, क्योंकि हर चीज उन्होंने सरकारी अफसरों के ऊपर डाल दी है। वो मॉइस्चर कंटेंट को लेके, उसमें जितना पानी है उसको लेके उसकी जो फसल है वो कम तोली जा रही है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं किसान को इस वक्त, तो आप आगे सोचिए, जब आपके पास एक नया सिस्टम मौजूद ही नहीं है और पुराने सिस्टम को आप खत्म करने के ऊपर तुले हैं, तो किसान की तो आप उसकी जिंदगी बिल्कुल दांव पे है। जी बिल्कुल, तो एक क्यों तरह आपको से वो जो है देगा? पूरी कितनी जिंदगी भी एक आप तरह से परियोजनाएं खत्म है। कर शालिनी जी, लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज डिबेट में जुड़ने के लिए। और आपने देखा किस तरह से बात रखी गई। हालांकि अभी देखना होगा कि सब कुछ जनता के हाथ में है और एक साल का कार्यकाल कैसा रहा, बड़ौदा उपचुनाव, उसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे, बता देंगे कि गति किस तरफ जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।